वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्ज़ाम जो है लगभग 130 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 28 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टोटल आपके यहाँ पर जो है लगभग आपके 130 शिफ्टों में जो है एनटीपीसी के एग्जाम कराए गए थे, जिसके यहाँ पर 28/1/2021 के शिफ्ट 2 और 30/1/2021 के शिफ्ट 1 के ये दोनों जो है सारे इसके मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये दोनों वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है शुरुआत से शुरू करेंगे, जिससे आपका एग्जाम शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो 28/12/2020 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये है। तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपका ब्याज यानी कि जो आपका रेट लग रहा है वो किस प्रतिशत पर लग रहा है, तो 10% की दर से लग रहा है। और कितने समय के लिए लग रहा है, तो 2 वर्षों के लिए लग रहा है। तो अगर एक साल में 10% ब्याज लगता है तो 2 सालों में कुल मिलाकर कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा। तो अगर एक साल में 10% तो 2 साल में कुल मिलाकर आपका साधारण ब्याज कुल कितना हो जाएगा, 20% होगा। और यहाँ पर जो है रुपये में कितना दिया गया, साधारण ब्याज 500 रुपया दिया गया, यानी कि 20% का वैल्यू कितना है, 500 रुपये है। तो हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर यहाँ पर तो आपका रेट यानी कि दर भी उतना है, समय भी उतना है, उसी समय पर हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर 2% को, मैंने एक फार्मूला आपको बताया है कि जब 2% को 1% में चेंज करना होता है तो a + b + a × b/100 करते हैं। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। मैं ये पिछले दो वीडियो में काफ़ी बार ये बता चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर जो है पहले साल में भी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 10% ब्याज लगता है और दूसरे साल भी 10% ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो हमें क्या करना होगा, इस फार्मूला पे पुट करके 1% यानी कि ओवरऑल परसेंट निकालना होगा। तो यहाँ पर a + b यानी कि 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20% प्लस 10 × 10 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 शून्य 1 शून्य चला जाएगा यानी कि 2 शून्य चला जाएगा, तो 1 × 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 20 है 1 कितना हो जाएगा, 21%, यानी कि ओवरऑल जो है उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 21% होगा। तो 20% का वैल्यू 500 है, तो हमें क्या निकालना है, 21% का वैल्यू चाहिए। तो हल करेंगे, यहाँ पर से आपका आ जाएगा आंसर। तो पहले यहाँ पर निकालेंगे, 2 शून्य शून्य चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो 25 बार में चला जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है, 25 रुपये। तो 21% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 से गुना कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 यानी कि 500 और 25 जोड़ेंगे यानी कि 525 रुपये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। वैसे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें जो है परीक्षाओं में नहीं करनी है इतनी, मैंने सिर्फ ये जो आपको समझाने के लिए बताया, वरना आपको यहाँ पर जो है ध्यान होना चाहिए कि 10% का 2 साल में ओवरऑल परसेंट कितना हो जाएगा, 21%। ये सब जो है परसेंट वैल्यू आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है ताकि आप समय की बचत कर पाए परीक्षाओं में। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल यानी कि 6 रिमाइंडर बचता है। तो इस तरीके के प्रश्न को एक तो आप बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं या फिर बेसिक से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाय ऑप्शन बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर पहले बोला गया है कि इन वाले जो भी संख्या दी गई है ऑप्शन में, उसे अगर 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। यानी कि अगर सभी संख्याओं में से 6 माइनस कर दे तो वह संख्या क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से 7 से कटनी चाहिए। तो माइनस करके देख लेते, जो भी संख्या 7 से कटेगी पूर्णतः वही क्या होगी, आंसर होगी। तो चेक कर लेंगे, 10,009 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,006 होगा। यहाँ पर 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000, यानी कि आपका यहाँ पर से सही है 9,996 होगा। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9,900 आपका यहाँ पर 97 होगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। तो अब देख लेंगे 7 से कौन सी संख्या कट रही है। तो 7 से ये आपका 7
3, 28, ये आपका 7 से नहीं कटेगी। इसे जब काट के देखेंगे तो 14 सत्ते 98, 1 7 दूनी 14, 7 8 56, ये आपकी 7 से कट रही है, यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है। इसे भी चेक कर लेते तो ये आपका जो है यहाँ पर 9 जाएगा तो 98, यहाँ पर ये भी आपका 7 से नहीं कट रही, तो ये दोनों 7 से नहीं कट रही और ये तो आपका 7 से कटेगी ही नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो हो गया बाई ऑप्शन से बनाने का तरीका। लेकिन जब आप इसे बेसिक से बनाएंगे तो बेसिक से इस तरीके से बना सकते हैं कि जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है। कितनी होती है? 10,000, यानी कि 1 पर 4 शून्य। उसे क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करके देखेंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसे क्या करेंगे? पहले 10,000 में माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे? 7 से भाग करके देख लेते। तो यहाँ पर 7 कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा तो 30, 7 को 28, तो यहाँ पर 28 लिखेंगे तो कितना बचेगा? 2 आपका 20, तो 7 दूनी 14। हमें रिमाइंडर से मतलब है, कोशेंट से कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कोशेंट नहीं लिख रहा हूँ। तो 20 में से यहाँ पर 14 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 6 बचेगा, 7 8 56, यानी कि कितना बच गया आपका यहाँ पर से आपका 4, यानी कि 4 रिमाइंडर बच गया। तो इस रिमाइंडर को क्या करेंगे? यानी कि शेषफल को क्या करेंगे? 10,000 में से माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 9,996 आएगा। कितना आएगा? 9,996। उसमें क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा। तो 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर से 6 6 12, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, यानी कि 10,000 कितना हो जाएगा? 2 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका, या फिर आप बाई ऑप्शन से बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन जो है हमें हिंदी में नहीं मिल पाया था, तो मैं इसे जो है इंग्लिश में पढ़कर आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि x एंड y टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी कि x और y जो है मिलकर जब काम करते हैं तो कितने दिनों में कार्य को कर लेते हैं? किसी काम को 12 दिनों में कर लेते हैं। किसके द्वारा? x और y के द्वारा मिलकर, टुगेदर है यहाँ पर मिलकर। फिर बोला गया कि y एंड z कैन डू इट 18 डेज एंड x एंड z कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, यानी कि y और z जो है मिलकर उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं और x और z उसी काम को दोनों मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। फिर आपसे आगे पूछा जा रहा है कि इफ़ x, y एंड z कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट द वर्क, यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करते हैं, अगर x, y, z तीनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को लगभग, यहाँ पर अप्रोक्स में आपका बोला जा रहा है, यानी कि लगभग कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि x और y मिलकर किसी काम को कितना दिनों में कर सकते हैं? तो 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला गया कि y और z जो है मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 18 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला गया कि x और z मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 15 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो एलसीएम आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा? यहाँ पर से 15 12 का 60 हो गया, 60 हो गया, 60 और 18 का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 होगा, यानी कि 180 क्या हो गया? इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो गया। तो 180 को 12 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 15। 180 को 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 10। और 180 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि x और y की कार्य क्षमता मिलाकर 15 है, y और z की 10 है और x प्लस z की 12 है। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? 2x प्लस y प्लस z हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है 2x है, 2y है, 2z की कार्य क्षमता है। और यहाँ पर जो है टोटल कार्य क्षमता कितना है? तो 15 10 25 25 और 12 आपका कितना हो जाएगा? 37। यानी कि सिर्फ x और y और z अकेले अकेले, यानी कि सिंगल जब मिलकर जो है काम करते हैं तो कितने की कार्य क्षमता से काम करेंगे एक दिन में? तो आपका 37/2 होगा, यानी कि तीनों मिलकर जब काम करेंगे तब 37/2 की कार्य क्षमता से काम करेंगे। तो मैंने आपको जो है पहले वाले वीडियो में बताया कि समय बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा टाइम एंड वर्क में। तो ये जो आपका एलसीएम आता है वही क्या होता है? आपका टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है, यानी कि तीनों को मिलकर करना कितना काम है? 180 काम करना है। और कितने की कार्य क्षमता से करेंगे? तो 37/2 की कार्य क्षमता से करेंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स यानी कि लगभग में होना चाहिए, आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360/37 होगा, यानी कि लगभग आप भाग देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? क्योंकि 37 कितना होता है? 370।
370 से 10 कम है, यानी कि अगर बाई ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 9 डेज तो है नहीं, यानी कि आपका लगभग जो है कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा, तो 10 दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ साइन थीटा बराबर 3/4 है, यानी कि साइन थीटा का मान 3/4 है, कॉस थीटा का मान 5/4 है, तो 1 + tan थीटा बाई 1 - कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर यहाँ पर क्या दिया गया, 5/4, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो ध्यान रखिएगा ये। तो हमें क्या चाहिए, 1 + tan थीटा चाहिए, यानी कि tan थीटा आपका क्या हो जाता है, tan थीटा आपका हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना यहाँ पर है, 3 है, आधार यहाँ पर कितना है, यानी कि बेस कितना है, 5 है, तो 3/5 यहाँ पे लिख देंगे। फिर नीचे में 1 - कॉट आपका क्या हो जाता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो आधार आपका कितना है, 5, लंब आपका कितना है, 3 है। अब क्या करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा आपका, 5 3 8, 8/5 बटा में आपका नीचे 3, 3 - 5 यानी कि -2/3 आएगा। 2 से काट लेंगे 8 को, तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। 3 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और माइनस आपका हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 12/5, और क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि -12/5 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बोला गया है कि पास कितने में हो सकता है, कुल अंकों का 50% अगर वो अंक लाता है तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो कुल कितना नंबर का, यहाँ पर 200 नंबर का एक प्रश्न पत्र है, यहाँ पर आपका 150 नंबर का एक प्रश्न पत्र है, यानी कि टोटल कितने नंबर का प्रश्न पत्र है, तो 200 + 150 यानी कि 350 नंबर का प्रश्न पत्र है। उसका हमें कितने में पास होना है, 50%। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि हमें कितना चाहिए, 350 का आधा नंबर चाहिए, यानी कि 350 का 1/2 नंबर हमें पास होने के लिए चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, यानी कि 175 नंबर हमें क्या चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। कितना नंबर, 175 नंबर। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि पहले ये जो 200 वाले प्रश्न पत्र है उसमें से उसने 40% अंक क्या किया, उसने प्राप्त किया। तो 200 का 40% उसने अंक प्राप्त किया, तो कितना नंबर उसने प्राप्त किया, तो 200 का 40% कितना हो जाता है, 4 दूनी 8, यानी कि 80 नंबर उसने क्या किया, प्राप्त किया। इस 200 नंबर वाले में 40% यानी कि उसने 80 अंक प्राप्त किया। तो इसमें कुल अंकों में से पहले वाले प्रश्न पत्र का अंक माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसे दूसरे वाले प्रश्न पत्र में कितना अंक लाना होगा। तो 175 - 80 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 दूनी 160, यानी कि 95 होगा। कितना होगा, 95। तो 95 नंबर किस में लाना है, इसे 150 वाले प्रश्न पत्र में लाना है, लेकिन हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कितना प्रतिशत अंक लाना होगा। तो हमें तुलना किससे करना है, 150 वाले अंक से। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते, 50 से काटेंगे तो 2 बार में, 50 से काटेंगे 3 बार में, 195/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 195/3 × 2, यानी कि 195 × 2 करेंगे तो 190 हो जाएगा बटा 3। भाग करके देख लेंगे आपका कितना आ जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, यानी कि लगभग जो आपका अप्रॉक्स, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका वैल्यू किस में आएगा, अप्रॉक्स में आएगा। तो यहाँ पर आपका लगभग कितना हो जाएगा, 64% होगा, यानी कि 64% होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ये जो वैल्यू आपका है अप्रॉक्स में है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अप्रॉक्स में कितना आएगा, 64% सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि AQ - BQ 625 है, A² - B² 25 है, A + B = 5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि A² + AB + B² का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पर कल भी एक फार्मूला बताया था कि A² यहाँ पर मैं पहले मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देख लें, A²
माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं। बराबर आपका कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 5। तो ए प्लस बी का वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हटा के इसे 5 पुट करें तो 5 से क्या हो जाएगा, 25 कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में। यानी कि ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको जो है क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला फिर से आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू को कितने कैसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है फार्मूला होता है कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ये सारे अलजबरा में फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला याद नहीं रखिएगा अलजबरा में तो आप हल नहीं कर पाएंगे अलजबरा वाले मैथ। तो फार्मूला जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर जो है इतना का वैल्यू यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का इतने के बराबर कितना वैल्यू है, तो 625 वैल्यू है। कितना है, 625। और यहाँ पर ए माइनस बी का वैल्यू कितना आया, 5 आया। यानी कि इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। और 5 से 625 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 125 आ जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का हमें वैल्यू चाहिए था, तो वैल्यू कितना आ गया, 125 यानी कि 125 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी जो है संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न में जो है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो शेषफल बोला जा रहा है उन संख्याओं में से जितना जितना शेषफल है उसे क्या करते, पहले ही माइनस करते। जैसे कि बोला गया कि इन तीनों संख्याओं को जब किसी एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है तो 5 शेषफल बचता है। तो क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे इसमें पहले से ही, यानी कि अगर 5 माइनस कर देंगे तो उस संख्या से क्या हो जानी चाहिए, फिर पूर्णता कट जानी चाहिए। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150, 150। फिर क्या करेंगे, 260 में 10 माइनस कर देंगे तो माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 260 माइनस 10 यानी कि 250 आएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 315 में यहाँ पर क्या है, फिर 15 शेषफल बचता है तो क्या करेंगे, 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 यानी कि 300 आएगा। तो यहाँ पर जो है तीन संख्या में कौन सी प्राप्त हो गई, 150, 250 और 300 प्राप्त हो गए। तो हमें देखना है कि कौन सी संख्या से इन तीनों संख्या कट जाए और वह संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। छोटा हमें संख्या नहीं देखना, बड़ा से बड़ा जो कि इन तीनों को काट सके। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो 150 है, 250 है, 300 है। तो अगर आपको नहीं डायरेक्ट पता करना आता है तो क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और एचसीएफ हमें साफ दिख रहा है कि तीनों संख्याओं में कौन सा कॉमन संख्या दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 50 दिख रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगर आप डायरेक्ट निकालना नहीं जानते तो एचसीएफ निकाल के देख लीजिएगा, आपका 50 ही आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्लब में अब जो है महिलाओं के सदस्यों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ये आपका जो है क्या है, वोमेन है। ये आपका क्या है, यानी कि यहाँ पर मैन यानी कि आदमियों की संख्या। तो पहले जो है वोमेन और मैन का अनुपात कितना था, 3:2 था। लेकिन जब उसमें महिलाओं की 300 वृद्धि की गई तब अनुपात कितना हो गया, 5:2 हो गया। यानी कि पहले जितने आदमी थे अब भी उतने आदमी है। यानी कि अनुपात यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो सही है। तो यहाँ पर लेकिन पहले जो है महिलाएं कितने थे, 3 यूनिट थे, अब कितने हो गए, 5 यूनिट हो गए। तो कितना के वृद्धि देखने को मिला, तो 2 यूनिट वृद्धि देखने को मिला। और ये संख्या में कितनी है, तो संख्या में ये 300 महिलाओं के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर से, तो 150 होगा, यानी कि 150 होगा।
आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्लब में अब जो है महिलाओं की सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 150 है तो 5 यूनिट का, क्योंकि अब जो है नया वाला जो महिलाओं की संख्या है वो क्या है, 5 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 150 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15×5=75 यानी कि 750, यानी कि अब जो है महिलाओं की संख्या कितनी है, 750। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मासा और लासा क्रमशः जो है 12 और 72 है। यानी कि 12 आपका क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया, और 72 आपका क्या दिया गया, एलसीएम दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग यानी कि सम कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया कि दोनों संख्याओं का योग 60 है। तो अगर मान लें कि अगर एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का योग यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 60 यानी कि 60 दिया गया। फिर यहाँ पर फिर आपको जो है एक फार्मूला पता होना चाहिए कि दोनों संख्याओं का गुणज यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणज किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ के गुणज के बराबर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि एलसीएम जो है कितना दिया गया है, 12, और एचसीएफ कितना दिया गया, 72। सॉरी, एलसीएम आपका 72 है, एलसीएम आपका 72 है, एलसीएम आपका 72, एचसीएफ आपका कितना है, 12 है। तो यहाँ पर जो हम लोग बोल सकते हैं कि एचसीएफ इंटू अगर एलसीएम कर दे तो इन दोनों संख्याओं का गुणज किसके बराबर हो जाएगा, 12 × 72 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि x × y बराबर भी कितना है, 12 × 72 है, क्योंकि एक संख्या हम लोगों ने x और दूसरी संख्या y मानी थी। तो x + y का भी वैल्यू आ गया, x × y का भी वैल्यू आ गया। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली संख्या का यानी कि x अगर संख्या तो उसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x। y का उसी तरीके से अगर y संख्या तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/y। दोनों का योग यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, यहाँ पर से xy/x + y आ जाएगा। तो x + y का वैल्यू कितना आपका आया था, तो 60, और x × y का वैल्यू आपका कितना है, 12 × 72 है। क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते तो 12×25 60 चला जाएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर से आपका 5/72 यानी कि 5/72 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि √54 × √125 बटा √24 × √45 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 54 को तोड़ेंगे, यानी कि जो भी संख्या है रूट से बाहर निकल रही है उसे क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो रूट से कौन सी बाहर निकलेगी, 9 × 6 = 54, यानी कि 3√6 आपका ये इसे लिख सकते हैं। अगर आपको इसे डायरेक्ट तोड़ना नहीं आता तो इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं, जैसे कि 54 है, 54 को यहाँ पर तोड़ेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 से सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 18। फिर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि अगर रूट से बाहर निकालना है तो हमें जो है एक ही संख्या का एक नंबर कितने बार आना चाहिए, कम से कम 2 बार, तभी उन संख्याओं को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 2 बार है तो 3 को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, 6 एक बार है तो हम लोग उसे रूट के अंदर रखेंगे। इस तरीके से तोड़ा जाता है। बाकी फिर √125 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5√5 लिख सकते हैं, बटा नीचे में √24 को हम लोग 2 दूनी 4 6 24 यानी कि 2√6 लिख सकते हैं, 45 को 3√5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको तोड़ना नहीं आता तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से आप तोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो कट रहा है उसे काट लेंगे, तो √5 चला जाएगा, √6 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा। तो हल करने पर आपका कितना आता है, 5/2 आता है। आपका डेसिमल में वैल्यू है तो डेसिमल में वैल्यू है, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% यानी कि 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बोला गया कि जो क्रय मूल्य है वो क्या है, लागत मूल्य का 75% है, यानी कि मार्क्ड प्राइस का कितना प्रतिशत है, 75% है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा, 100। 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, यानी कि CP/MP यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात में वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3/4, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट और अंकित मूल्य कितना है, 4 यूनिट।
तो इस रेशियो से हम लोगों को जो है आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें जो है इसे आसान कैलकुलेशन करना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुना कर देंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें चाहिए कि 15% का छूट देंगे, तो 4 यूनिट में हमें 15% छूट देने के लिए पॉइंट में वैल्यू आएगा तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पर फिर बोला गया कि इस मार्क्ड प्राइस पर कितना का छूट यानी कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 15% का छूट दिया जा रहा है। तो 400 का 15% कितना होता है, तो 400 का 15% 60 होता है, यानी कि 60 यूनिट का क्या दिया जा रहा है, 400 में 60 यूनिट का छूट दिया जा रहा है। तो कितने में बेचा जा रहा होगा, 400 माइनस 60 यानी कि 340 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो 300 यूनिट का सामान 340 यूनिट में अगर बेच रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, 40 यूनिट का लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा किस पर निकाली जाती है, तो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है 300, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते, 2 शून्य चला गया, 40/3 आपका कितना हो जाएगा पॉइंट में, तो 13.33% आपका क्या हो जाएगा लाभ यानी कि प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि हरीश के मासिक वेतन यानी कि 1 महीने का वेतन 45,000 में से 1/3 जो है हिस्सा, कुल जो है वेतन का 1/3 हिस्सा जो है शिक्षा यानी कि एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, और 2/6 हिस्सा भोजन यानी कि जितना जो है वेतन है उसका 2/6 हिस्सा भोजन या अन्य आवश्यकताओं पर खर्च किया जाता है, और शेष वेतन को वह क्या करता है, बचत करता है। तो बचत की राशि कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग निकाल सकते हैं कि टोटल जो उसका वेतन कितना है यूनिट में। कैसे निकालेंगे, जो आपका यहाँ पर आधार में जो नंबर दिया गया है उनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, यानी कि यहाँ पर मान लेते कि टोटल वेतन कितना है 6 यूनिट। टोटल वेतन कितना है 6 यूनिट। तो उसमें से बोला कि 1/3 किस पर खर्च करता है, तो शिक्षा पर। तो 6 यूनिट का 1/3 कितना हो जाता है, तो 6 यूनिट का 1/3 हो जाता है 2 यूनिट। 6 यूनिट का 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा 2 यूनिट। फिर बोला गया कुल वेतन का 2/6 क्या करता है, भोजन और अन्न पर खर्च करता है। तो 6 यूनिट का 2/6 कितना हो जाएगा 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट यहाँ खर्च कर दिया, 2 यूनिट यहाँ खर्च कर दिया, तो बचा हुआ कितना है 2 यूनिट बचा हुआ है, यानी कि इतना ही, इस 2 यूनिट के बराबर ही क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। यानी कि कुल राशि का अगर हम लोग 1/3 निकाल ले तो उतना ही पैसा क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो 45,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 15,000 यानी कि 15,000 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 680 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है यानी कि रेट क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि 4 सालों में, उन्हें 4 सालों में साधारण ब्याज कितना मिलता है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। सॉरी, यहाँ पर जो आपका साधारण ब्याज दिया गया है, अमाउंट नहीं, यहाँ पर आपका साधारण ब्याज दिया गया। तो साधारण ब्याज कितना है 680 रुपये है। यहाँ पर हमें निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहले से साधारण ब्याज दिया गया। तो साधारण ब्याज आपका कितना है 680 रुपये, और ये कितने साल में दिया जाता है, 4 सालों में दिया जाता है। तो यहाँ पर से हम लोग 1 साल का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। कितने साल का, 1 ईयर, यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से 170 रुपये, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना 170 रुपये। तो हमें यहाँ पर से निकाल सकते हैं कि 1 साल का दर कितना लगता है। अगर 1 साल में 170 रुपये ब्याज लगते हैं तो वो कितना प्रतिशत ब्याज लगता है। तो परसेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे जो है प्रिंसिपल से तुलना करेंगे, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते, 2 शून्य चला गया, 34 से 170 काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, यानी कि उसका जो ब्याज दर है वो कितना प्रतिशत है, तो 5% प्रति वर्ष है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स है, और आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयत यानी कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि लेंथ और ब्रेथ,
जो लेंथ अगर मान ले यानी कि सॉरी ब्रेथ हम लोग मान लेते कि x सेंटीमीटर है, ब्रेथ हम लोगों ने यानी कि चौड़ाई मान लिया कि x सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुनी यानी कि ये कितना है 2x है, कितना है 2x है। तो परिमाप का, किसी भी आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू यल प्लस बी होता है, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पर से कितना हो जाएगा 2x अब प्लस x यानी कि 3x हो जाएगा। और टोटल परिमाप कितना दिया गया 48 सेंटीमीटर। तो हल कर लेते, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर से, तो 3 दूनी 6, 6 8 48, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। पूछा क्या जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो एरिया निकालने से पहले हमें साइड पता होना चाहिए। तो साइड कितना है, अगर x का वैल्यू 8 है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी कि लंबाई 16 है और चौड़ाई कितना है 8 है। एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 16 ठीक कितना हो जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा उस आयत का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x/2 प्लस 2/y इक्वल टू 1 है, y/2 प्लस 2/z इक्वल टू 1 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि z/2 प्लस 2/x इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग पुटिंग वैल्यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पुटिंग वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि अगर आप इसे बेसिक से बनाने के लिए जाएंगे तो ये इसमें जो है आपका काफ़ी समय लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इस तरीके का प्रश्न बनाने के लिए कि वैल्यू पुटिंग करें। तो x का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग खुद से रख के देखते हैं और हम लोग जो है वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या ये दोनों जो है सिंप्लीफिकेशन में, यानी कि ये जो दोनों जो आपका यहाँ पर दिया गया है नंबर है उस पर पुट करके देखेंगे कि ये जो है हल करने पर एक आता है या दोनों जगह की नहीं। तो x का वैल्यू जो यहाँ पर क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पर क्या कर देते हैं -2 पुट कर देंगे। क्या करेंगे, y का वैल्यू -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा x/2, यानी कि 4/2 आपका कितना आ जाएगा 2, और 2/-2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो कितना आपका आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना है 1 है, तो सही है फिलहाल। फिर क्या करेंगे, y का वैल्यू जो यहाँ पर पुट किए वहाँ यहाँ पर भी क्या करेंगे वही पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा यहाँ पर -2 आ जाएगा। फिर z का यहाँ पर जो है क्या वैल्यू, यहाँ पर जो है z की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो z की जगह यहाँ पर एक वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, एक वैल्यू पुट करेंगे, z की जगह यहाँ पर एक वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2 यानी कि -2/2, तो कितना आ जाएगा -1 और 2/1 यानी कि +2 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर से वैल्यू कितना आ जाता है 1 आ जाता है। यहाँ पर कितना है 1 वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलेगा कि x का वैल्यू क्या मानना है, x का वैल्यू 4 मानना है और हमें z का वैल्यू कितना मानना है 1 मानना है। यानी कि इस पर जो है वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पुट करके देखते हैं, z/2 है, z/2 है यानी कि z का वैल्यू 1/2 प्लस 2 क्या है x है, x का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 2, यहाँ पर आपका चला जाएगा। तो 1/2 आपका कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को आप हमेशा वैल्यू पुटिंग से बनाया कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आप या तो बना नहीं पाएंगे या फिर बनाएंगे तो आपका काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए हमेशा इस तरीके के प्रश्न वैल्यू पुटिंग बनाइएगा। और कभी भी जो है इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन जब आपका फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है तो किसी का भी जैसे कि x y z का वैल्यू कभी भी 0 नहीं मानिएगा। कभी भी आप चाहे तो 4 - 2 और 1 के जगह कुछ और भी आप वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ सकता है। लेकिन कभी भी आप किसी का भी वैल्यू 0 नहीं मानिएगा जब इस तरीके से फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए x का वैल्यू हम लोग 0 मान लेते तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2/0 हो जाता है, ये आपका क्या बन जाता है इन्फिनिटिव बन जाता है। यानी कि कोई भी वैल्यू आपका निश्चित में नहीं आता, यानी कि 0 कभी भी यहाँ पर जब फ्रैक्शन में दिया हुआ है नंबर तो किसी भी अंक जो है इस तरीके से 0 वैल्यू पुटिंग नहीं किया जाता है। तो 0 हमेशा आप वैल्यू पुट नहीं कीजिएगा वरना आंसर नहीं आएगा सही से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल जो है मतलब उसमें क्या जोड़ा जाए तो योगफल जो है 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2400 का 12% निकालेंगे। तो 2400 का 12% आपका कितना हो जाता है 12 दूनी 24, 12 चौक 48, यानी कि 240 और 48 कितना हो जाएगा 288।
फिर क्या करेंगे 5400 का 18% निकालेंगे। तो 5400 का 18% आपका कितना हो जाएगा 18×5 = 90, 18×4 = 72 यानी कि 972 होगा। तो यहाँ पर आपसे यही तो आपसे बोला जा रहा था कि इस 288 में क्या जोड़े, तो यक्स जोड़ लेते, मान लेते कि किसके बराबर हो जाए 972 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हल करेंगे, यक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यक्स बराबर 972 - 288 आपका कितना आ जाएगा हल करने पर। तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है 8, 8 में से 2 गया 6, यानी कि कितना आ जाएगा हल करने पर 684, यानी कि इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए था, तो 684 जोड़ा जाना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 1/sin² 65 डिग्री प्लस cos² 65 डिग्री, ये जो है इतना जो है आपका वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर से आपसे क्या पूछा जा रहा है, थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/, यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये जो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर sin² 65 डिग्री, यहाँ पर दोनों यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या है समान है, यानी कि sin² 65 डिग्री प्लस cos² 65 डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस साइन यहाँ पर क्या है sin 15 है, कितना है sin 15 है, नीचे क्या है आपका cos 75 है। तो cos 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 15 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि cos 75 को sin 75 लिख सकते हैं। इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है नीचे भी क्या हो जाएगा sin 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। फिर जो है प्लस cos 65 डिग्री है, sin 25 डिग्री है। तो sin 25 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 65 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos 65 चला जाएगा, तो +1 यहाँ भी आपका आ गया, बराबर आपका कितना है √3 tan थीटा है। तो यहाँ पर जो है इधर जोड़ने पर आपका कितना है 1/1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि टोटल कितना हो गया 3, बराबर आपका कितना है √3 tan थीटा है। काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा √3 बार में चला जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर √3 है। तो कितने डिग्री का मान √3 होता है tan थीटा में, तो आपके 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। है तो यहाँ पर क्या दिया गया है 6/5 ऑफ है, तो यहाँ पर ऑफ रहने देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का हल कर लेंगे। तो हल करने पर आपका कितना आ जाएगा, पहले तो नीचे ही एलसीएम 12, फिर आपका यहाँ पर से तो 4 हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि 6 4 कितना हो जाएगा 10, माइनस 5/6 ऑफ। यहाँ पर क्या करेंगे इसका जो है हल कर लेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 10 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20, यानी कि 3 दूनी 6, 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे जो सिंप्लीफाई हो सकता है हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी कितना हो जाता है 12, तो 12 से 12 चला गया। फिर काटेंगे तो यहाँ पर 6 तिया 18, 5 चौ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो क्या करेंगे जो बाकी बचा उसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आया हल करने पर 1 आया, माइनस यहाँ पर जो है आपका कितना आ गया 3/4 आ गया, माइनस 1/6 आ गया। तो क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 12, तो यहाँ पर से 12 माइनस 4 तिया, यानी कि 3 तिया 9, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 9 2 11, यानी कि 12 में से 11 गया, तो 1/12 आएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका 1/12 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हल कर लेते हैं हम लोग। है तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले 180 है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं इस स्मॉल ब्रैकेट का हल कर लेते हैं सारा। तो 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9, प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा टोटल, तो 9 17 1 18 होगा। यानी कि 180 को क्या करना 18 से भाग करेंगे। तो जब 180 को 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10, आगे क्या है प्लस 37, माइनस क्या है 20 है। हल कर लेते हैं तो 37 और 10 कितना होता है 47, 47 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 27, यानी कि 27 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन सारे अंकों के इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जब इन सारे संख्याओं को गुना किया जाएगा तो उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे यूनिट डिजिट से गुना करते हुए चलेंगे। कैसे गुना करेंगे मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे कि 4 से 8 में गुना करेंगे तो कितना आता है 32,
तो अब क्या करेंगे, 32 में 3 को छोड़ देंगे, जो इकाई अंक बचा उसे क्या करेंगे, अगले संख्या से गुना करेंगे। तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर तो कोई भी दो संख्या नहीं है तो हटाने की जरूरत नहीं है, 8 है। तो 8 को फिर क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे तो कितना आता है, 48 आता है। तो 48 में 4 हटाएंगे, इकाई अंक यहाँ पर से आपका कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कि इन चारों संख्याओं को जब गुना किया जाएगा तो इकाई अंक 8 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो हमेशा क्या कीजिए, अब हमेशा जो है इकाई अंक में फोकस कीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित यानी कि बांटा जाता है। पहला भाग जो है पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग जो है पहले भाग का 3/2 है, तो तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि वो रस्सी की लंबाई टोटल कितनी है, 10 यूनिट है। हम लोगों ने क्या किया, नीचे वाले बेस वाले जो नंबर थे उनका हम लोगों ने एलसीएम लिया, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा। यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि कुल जो है रस्सी की लंबाई कितनी है, 10 यूनिट। उनमें से बोला कि पहला वाला जो भाग है कुल लंबाई का 1/5 है। तो अगर कुल लंबाई 10 यूनिट है तो उसका 1/5 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। यानी कि रस्सी के पहला वाला भाग कितना है, 2 यूनिट है। फिर दूसरा वाला भाग निकालेंगे, तो दूसरा वाला भाग बोल रहा है कि पहले वाले भाग का 3/2 लंबाई क्या है, दूसरा वाला भाग है। तो हमें क्या निकालना है, 2 यूनिट का 3/2 चाहिए, क्योंकि इससे तुलना किससे करना है, पहले वाले से। तो 2 यूनिट का 3/2 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट होगा। यानी कि इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर आप नहीं निकालना जानते। जैसे कि 3/2 2 चला गया तो कितना आएगा, 3 यूनिट। तो यहाँ पर दूसरे वाले जो है लंबाई कितना आ गया, दूसरी रस्सी की 3 यूनिट। तो यहाँ पर अब बचा तीसरे वाली लंबाई। तो यहाँ पर जो है 2 रस्सी की लंबाई कुल मिलाकर कितनी हो गई, अभी तक 3 और 2 5 यूनिट हो गई। टोटल लंबाई कितनी थी, 10 यूनिट। तो 10 में से 5 यूनिट अभी तक हो गई, तो बची कितनी, 5 यूनिट, जो कि किसकी लंबाई होगी, इस तीसरे वाले की, यानी कि इस तीसरे रस्सी की लंबाई होगी। तो टोटल जो है तीसरे वाले जो है रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 यूनिट। कुल कितनी लंबाई में से, तो 10 यूनिट में से। तो हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, भाग निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 5 यूनिट से 10 यूनिट काटेंगे तो कितना बार चला जाएगा, 2 बार में। यानी कि कुल रस्सी का 1/2 भाग क्या है, तीसरे वाले रस्सी का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ, ये जो है सारा का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, साइन 14 डिग्री है, सेक 76 डिग्री है। तो सेक 76 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 14 डिग्री लिख सकते हैं। सेक 76 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 14 डिग्री लिख सकते हैं। और कॉसेक 14 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin 14 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 14 डिग्री इंटू 1/sin 14 डिग्री क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि क्या बचेगा, तो 5 बचेगा। तो प्लस आगे फिर करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, कॉट 15 डिग्री, यहाँ पर आपका माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका गुना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, गुना। तो यहाँ पर जो है माइनस नहीं, गुना होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कॉट 15 इंटू कॉट 75 डिग्री है। तो कॉट 75 आपका कितना हो जाएगा, tan 15 डिग्री होगा। कितना होगा, tan 15 डिग्री होगा। tan 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cot 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो cot 15 डिग्री 1/cot 15 डिग्री चला गया, तो कितना आपका आ जाएगा, 3 प्लस tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 आपका कितना आ जाएगा, 1, सॉरी 2 आ जाएगा। 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। सॉरी यहाँ पर 2 इंटू 1, क्योंकि 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2। तो आपका टोटल जो है जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5 3 8 2 10 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज के कोण जो है 2x 3x - 8 और 5x - 12 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज हो, या तो आपका इक्विलेटरल हो, या तो आइसोसेलेस हो, या फिर स्केलन हो, या फिर कोई भी ट्रायंगल हो, उसके जो है तीनों एंगल का सम, यानी कि उनका जो है जो भी अंदर में जो उनकी एंगल होती है, उनके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी कि 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर जो है टोटल जो है यहाँ पर इनके डिग्री का कोण का योग कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, तो 3 2 5 5 5 10x
माइनस कितना हो जाएगा, -8 -12 यानी कि -20 हो जाएगा। और टोटल जो है किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 10x बराबर 20 उधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 डिग्री, यानी कि 0 से 0 चला जाएगा तो x बराबर आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़े कोण का माप पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा कोण हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि अगर x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा कोण मिल सकता है। तो सबसे बड़ा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो 5x है तो कितना हो जाएगा 20 25 100, 100 - 12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 88 यानी कि 88 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेंडर का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको दो फार्मूले पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला हो जाता है आपका 2πr/h होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा एक आप। और यहाँ पर जो इसके आयतन का फार्मूला आपका हो जाता है πr² होता है। तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाले में वैल्यू पुट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, तभी हम लोग का क्या पता चलेगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते 2, पाई को 22/7 लिख सकते। त्रिज्या हमें निकालना है तो 8 से डिनोट कर देंगे। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। टोटल क्षेत्रफल कितना दिया गया, सॉरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया 528। हल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 8 88। यहाँ पर आपका कितना हो जाए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा। तो आर बराबर आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी कि अब हमें त्रिज्या भी पता है और ऊंचाई भी पता है। तो क्या करेंगे, आयतन निकालना है तो इस फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पाई को 22/7, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इंटू ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हल कर लेते, यहाँ पर 7 दूनी 14, 36 दूनी 72, दूनी 144, 144 आपका कितना आ जाएगा 4 4 4 8 4 1 5 यानी कि 1584 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो रहा है, उससे इस जो है सिलेंडर यानी कि बेलन के आयतन का आयतन ये टोटल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि दो धनात्मक संख्या यानी कि दो पॉजिटिव नंबर है, उनका अनुपात कितना है 3:7 है और उनका लासा यानी कि एलसीएम कितना है 231 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या यानी कि स्मॉल नंबर कौन सी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब जो है दोनों संख्या यानी कि एक संख्या क्या होती है एच होती है, एक संख्या एच वाई होती है। मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करना हूँ, वरना आपको बनाना है तो एक लाइन में ये बना सकते हैं। मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो एक संख्या जो जब भी होती है एच एक्स होती है एच वाई होती है, यानी कि जो संख्या होती है वो खुद में क्या होती है, यानी कि खुद में जो है उस एचसीएफ का यानी कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ पहले ही जो उन दोनों संख्याओं में गुणज होती है। यानी कि ये जो है क्या है दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। और एक्स और वाई जो होता है उन दोनों का क्या होता है आपस में को प्राइम होते हैं। जैसे कि ये आपका क्या दिया गया, एक तरीके से दोनों संख्याओं का एक्स और वाई का वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया, एक्स और वाई का वैल्यू दिया गया है। और एलसीएम आपका क्या हो जाता है, एलसीएम आपका एच एक्स वाई होता है। एच से आपका क्या हो जाता है एचसीएफ होता है और एक्स वाई बराबर आपका यहाँ पर एक्स वाई क्या हो जाता है उन दोनों संख्याओं का को प्राइम फैक्टर होता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं एचसीएफ निकाल सकते हैं यानी कि महत्तम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग छोटी संख्या निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, जब 231 को इन दोनों संख्याओं के गुणज यानी कि जो रेशियो में उनके गुणा से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा एचसीएफ यानी कि महत्तम निकल जाएगा। तो हल कर लेते, कितना आएगा 7 या 21 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 1 यानी कि 11 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका जो है महत्तम कितना आ गया 11। छोटी संख्या पूछी जा रही है तो क्या करेंगे 11 से यहाँ पर जो है गुना कर देंगे। छोटी जो अनुपात में छोटा वो छोटी संख्या होगी। तो अगर एचसीएफ 11 है तो आपका संख्या कितनी हो जाएगी, तो 11 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 तिया 33 यानी कि छोटी संख्या कितनी है तो 33। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रेन स्टेशन जो है ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन
स्टेशन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्टेशन पर दोनों ट्रेन मिलते हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर बोला गया कि जो पहला वाला ट्रेन था, यहाँ पर मान लेते कि ए से जो बी की ओर चलता है वो पहला वाला ट्रेन है और जो बी से ए की ओर चलता है वो दूसरा वाला ट्रेन है, ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो हल करने पर। वैसे ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ए से जा रही है कि बी से। तो यहाँ पर मान लेते कि पहला ट्रेन जो है वो क्या करता है, आधे घंटे लेट से चलता है। क्या होता है, पहला ट्रेन आधे घंटे लेट से चलता है, यानी कि उस आधे घंटे में ये जो है पहला ट्रेन कितना चल चुका होगा, तो उसकी चाल अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाता तो आधा घंटा में कितना चल जाएगा, 25 किलोमीटर। यानी कि पहले वाले ट्रेन ने 25 किलोमीटर की दूरी तय भी कर ली है, लेकिन दूसरे वाला जो ट्रेन है वो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। यानी कि उन दोनों के बीच की दूरी, जैसे कि यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर बी मान लीजिए, इधर से एक ट्रेन जाती है, एक इधर से ट्रेन आती है, लेकिन इधर वाली जो ट्रेन है, ये पहली वाली ट्रेन है, वो आधा घंटा पहले ही चल जाती है। यानी कि उसने मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक दूरी पहले ही उसने तय कर ली। कितना दूरी, 25 किलोमीटर। और जो अब बचा हुआ दूरी है उसे क्या करेंगे, दोनों मिलकर एक दूसरे को ट्रैवल करेंगे। यानी कि दोनों को, क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे, तो जब मिलेंगे तो दोनों की चाल जुटेगी। तो यहाँ पर जो अब पहले जो है, यहाँ पर जो है टोटल दूरी कितना दिया गया है, यहाँ पर टोटल दूरी दिया गया है 725 किलोमीटर। 725 में से 25 किलोमीटर पहली ट्रेन चल चुकी है, तो बचा हुआ कितना है, तो 700 किलोमीटर। यानी कि उन दोनों के द्वारा जब मिलेंगे इसी दूरी को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है यहाँ पर दोनों स्टेशन, यानी कि हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो याद रखिएगा फार्मूला। तो यहाँ पर जो है दूरी कितना है, 700 किलोमीटर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो चाल क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो एक का चाल 50, दूसरे का चाल 150, यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहाँ पर से आपका क्या निकल गया, समय निकल गया कि समय कितना लगता है जब दोनों आपस में मिलते हैं, तो 7/2 घंटे में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि ए के द्वारा इस 7/2 यानी कि पहले वाले ट्रेन के द्वारा इस 7/2 घंटे में कितना दूरी तय किया गया है। क्योंकि हमें जो है इधर से दूरी निकालना है कि जब भी आपस में मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर मिल रहे, तो जब यहाँ पर मिल रहे हैं उससे पहले पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर लिया, ये आपसे एक तरीके से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि 7/2 घंटे में उसने कितना दूरी तय किया। तो अगर उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 7/2 घंटे में कितना दूरी टोटल तय कर लेगा, तो गुना करेंगे तो 25 सत्य आपका कितना हो जाता है, 175। और ये तो 175 हो गया जब ए और बी यानी कि पहली और दूसरी ट्रेन दोनों चलना शुरू कर देती है। और ये जो 25 किलोमीटर है उससे पहले भी तो उसने चला था पहले वाली ट्रेन ने, तो क्या करेंगे यहाँ पर 25 को भी जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 17 2 19 1 20, यानी कि यहाँ पर से हो जाएगा 200 किलोमीटर बाद पहली ट्रेन क्या करेगी, दूसरी ट्रेन से मिलेगी, यानी कि ए से 200 किलोमीटर बाद मिलेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि किसी समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का आसनन कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल का अनुपात कितना है, तो 3:6 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का रोम्बस क्या होता है। रोम्बस तो एक तो आपको याद रख सकते हैं कि इसके चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसका जो एडजेसेंट एंगल होता है यानी कि आसनन कोण होता है, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है। इसका जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका जो है कितना दिया गया, 3 यूनिट 6 यूनिट दिया गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 यूनिट। और 9 यूनिट का वैल्यू कितना, 180 डिग्री, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। सबसे छोटा मान हमें चाहिए सबसे छोटे कोण का, तो जिसका यूनिट कम है उसका सबसे छोटा कोण होगा। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 डिग्री है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 या 60 डिग्री, यानी कि छोटा कोण कितना है, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो हम लोग पहले ही इसे पॉइंट में, क्योंकि हमें पता है कि डेसिमल के बाद केवल 2 अंक तक हमें नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे 2 अंक तक यहाँ पर पहले ही ले आएंगे। तो यहाँ पर 5 पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसे,
3 छक 18 यानी कि 5.66 लिख सकते हैं, प्लस 0.73 है, माइनस आपका क्या करना है 3.123 करना है। तो पहले क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा 6 3 9, 7 6 13 और 1 तो 5 1 6, उसमें क्या करेंगे 3.123 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यहाँ पर 0 है तो माइनस कर लेते हैं, 7 आपका यहाँ पर से आ गया। तो हमें जो है यहाँ पर जो है 2 अंक तक चाहिए, तो यहाँ पर से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 अंक तक चाहिए तो यहाँ पर से माइनस कर लेते हैं 7, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3, यानी कि 3.27 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका क्वेश्चन जो है हमें हिंदी में नहीं मिल पाया था, तो इंग्लिश में ही हम लोग क्या करेंगे, इसे मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि श्वेता एंड हरीश कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट विथ एन इनकम ऑफ 28,000, यानी कि हरीश और श्वेता मिलकर कोई प्रोजेक्ट करते हैं और उन्हें जो है कुल मिलाकर कितना जो है धन प्राप्त होता है, तो 28,000 रुपये प्राप्त होते हैं। ये अकेले अकेले का नहीं है, दोनों मिलकर को इतना प्राप्त होता है। फिर आगे बोला गया कि इन दिस प्रोजेक्ट श्वेता वर्क फॉर 20 डेज एंड हरीश वर्क फॉर 30 डेज, यानी कि इस प्रोजेक्ट में श्वेता जो है 20 दिन काम करती है और हरीश जो है 30 दिन काम करते हैं। इफ़ देयर डेली वेजेज आर इन द रेशियो 5:6, यानी कि अगर इनके डेली का जो है वेतन वो कितना है 5:6 में, यानी कि अगर मान ले कि इसे जो है 5x डेली का वेतन मिलता है, इसे 6x डेली का वेतन मिलता है, तो आपसे पूछा जा रहा है दिन श्वेता शेयर इज, यानी कि इस 28,000 रुपये में से श्वेता को जो है कितना रुपये प्राप्त होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, बोला कि 20 दिन श्वेता जो है कितने दिन काम करती है, 20 दिन काम करती है और प्रति दिन का जो है कितना रुपया लेती है, तो 5x रुपया लेती है। तो टोटल रुपये निकालने के लिए क्या करेंगे 20 × 5x करेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 25 100x होगा, कितना होगा 100x। फिर जो है यहाँ पर हरीश बोला कि हरीश जो है कितना दिन काम करता है, तो 30 दिन काम करता है और प्रत्येक दिन का वो कितने रुपया लेता है, तो 6x रुपया लेता है। तो कुल कितना रुपया ले लेगा, तो 30 × 6x करेंगे तो कितना हो जाएगा 180x होगा। यानी कि ये जो आपका क्या है श्वेता का पैसा है, ये आपका किसका हरीश का पैसा है, योग कर देंगे तो टोटल पैसा हो जाएगा। टोटल पैसा कितना मिलता है दोनों को मिलाकर 28,000 रुपये मिलते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो हम लोग श्वेता का भी पैसा निकाल लेंगे। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 280x बराबर आपका कितना आ जाएगा 28,000 आ जाएगा। तो 1 0 1 0 चला गया, 28 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 100 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 100। हमें क्या चाहिए, श्वेता का शेयर चाहिए, तो श्वेता का जो है कितना था टोटल धन में से 100x धन था, तो अगर x का वैल्यू 100 है तो 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, यानी कि 3,000 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो है कार्यक्रम में भाग लिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बॉयज यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 50, सॉरी लड़कियों की संख्या, ये आपकी लड़कियों की संख्या यानी कि गर्ल्स, लड़कियों की संख्या कितनी है 50, लड़कों की संख्या कितनी है 70 है। इसका क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो यहाँ पर 0 चला जाएगा। फिर यहाँ पर बोला गया कि लड़कियों का 40% क्या होते हैं उपस्थित होते हैं कार्यक्रम में, यानी कि भाग लेते हैं, और 50% यानी कि कुल लड़कों का 50% भाग लेते हैं। इसका जो है ये सबसे आसान तरीका होता है निकालने का, वरना तो आप परसेंटेज से निकालने के लिए जानते ही होंगे। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर 40 × 50 करेंगे, 40 × 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200% प्लस कर देंगे, 7 × 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 होगा। और टोटल क्या करेंगे, यहाँ पर 7 और 5 यानी कि 5 और 7 को जोड़कर क्या करेंगे उसे भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 7 5 12। हल करेंगे तो आपका ओवरऑल परसेंट निकल जाएगा जो कि कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5 यानी कि 550/12%। तो आपका कितना आ जाएगा लगभग में, आपका जो आंसर आना चाहिए अप्रॉक्स यानी कि लगभग में आएगा। तो हल करेंगे तो 12 चौक 48, आपका कितना बचेगा 5 और 2 7, यानी कि यहाँ पर लगभग 12 छक 72, यानी कि आपका लगभग जो है कितना हो जाएगा 46% स्टूडेंट जो है कार्यक्रम में भाग लेते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा,
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।